सलामुकुम जी सर, जैसा कि आपने कहा था कि सर IS-1 का भी एक रिवीजन करवा दें, क्योंकि IS-1 इटसेल्फ जो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो सिर्फ IFRS के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना नहीं है, बल्कि एडिशनली आपको कंपनीज एक्ट ये कहता है कि भाई जो आपको डिस्क्लोजर IFRS कहता है वो तो आप डालें, उसके अलावा कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर जो कि आपकी लोकल रिक्वायरमेंट है, लोकल लॉ की रिक्वायरमेंट है, वो भी आपने इंक्लूड करने होते हैं। तो वो कहता ही है कि आपको कैसे पता लगेगा कब कौन से डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट पे जाना है। तो वो सबसे पहले कहता ही है कि भाई आप चले जाएं तीसरे शेड्यूल में, यानी थर्ड शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर। वहां पे जाके देखें कि आपकी कंपनी कौन से साइज में फॉल करती है, और आपकी कंपनी को यू कैन से कि भाई कौन सी कैटेगरी है। सर कैटेगरी का मतलब क्या है? क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है? ऐसा ही है। क्या वो लिस्टेड एंटिटी है? क्या वो लार्ज साइज एंटिटी है? क्या वो स्मॉल साइज एंटिटी है? क्या वो मीडियम साइज एंटिटी है? वो बोलता है भाई ये कैसे तुम्हें पता लगेगा कि आपकी जो एंटिटी है वो लार्ज साइज है, स्मॉल साइज है, मीडियम साइज है? बोला भाई मैंने कुछ क्राइटेरिया बता दिए हैं, आप पहले वो क्राइटेरिया देखें, अपनी कंपनी को वहां पे क्लासिफाई करें, और उसके बाद आप देखें कि जिस कैटेगरी में आपकी कंपनी आ रही है उसके लिए मैंने कौन से IFRS अप्लाई करने को कहा है। तो सर ये कैसी बात कही, IFRS तो एक ही होते हैं ना भाई, IFRS एक नहीं है ना। बड़ी कंपनीज के लिए फुल IFRS है, जो छोटी कंपनीज है उसके लिए रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं आपके, जो कि एसएससीज पे नहीं, स्मॉल साइज एंटिटीज पे लगते हैं। और अगर आपका कोई एनपीओ है तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एडिशनली हैं, और उसके साथ साथ लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं डिस्क्लोजर्स की। तो वो कहता है कि पहले आप देखें भाई आपकी कंपनी कौन सी कैटेगरी में आती है, फिर देखें उसके ऊपर IFRS कौन सा अप्लाई होता है, फिर ये देखें उसके ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सा शेड्यूल अप्लाई होता है जिसके अंदर डिस्क्लोजर की बातें बताई हुई हैं। तो मैं एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ पहले इस कैटेगरीज का, बहुत सुकून से समझिएगा। मैंने ये कहा क्योंकि मैं स्पीड में जाऊंगा, क्योंकि आपने ये क्लास में मेरे साथ बहुत ही डिटेल में कोई 13 14 15 क्लासेस की होंगे, आई थिंक 17 भी की होंगी। इस केस में हमें ये देखना है सुकून से कि क्या मैं अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा बेस्ड ऑन द साइज ऑफ माई कंपनी। ऐसा ही है, आपकी स्क्रीन पे देखें सबसे पहले ये आ रहा है, सबसे पहले ये आ रहा है कि सर आप ये देखिए इसमें क्लासिफिकेशन में पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी की बात कर रहा है, PIC। वो कहता है पब्लिक इंटरेस्ट जो कंपनी है आपकी उसमें सबसे पहले लिस्टेड कंपनी आ रही है। भाई लिस्टेड कंपनी का मतलब यह है कि इसकी इक्विटी या डेट सिक्योरिटी जो स्टॉक एक्सचेंजेस में क्या हो, लिस्टेड हो, यानी वहां पे ट्रेड होती हो। सर फिर वो क्या कहता है कि भाई इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे आप, IFRS मतलब जो नॉर्मल IFRS जिसकी अकाउंटिंग आप सीखते हैं। फिर वो कहता है इसके ऊपर जो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर की वो कौन से शेड्यूल में लिखी हुई है, भाई फोर्थ शेड्यूल में लिखी हुई है, आगे देखते हैं। फिर वो कहता है कि भाई इसी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी की कैटेगरी में नॉन लिस्टेड कंपनीज भी आती हैं। तो सर पहले तो आपने लिस्टेड का, तो भाई लिस्टेड के अलावा भी पब्लिक इंटरेस्ट हो सकती है, और वो कौन सी है उसकी बात बताने जा रहा हूँ। वो कहता ही है कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि डिफाइंड है कंपनीज एक्ट में, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी की डेफिनेशन में आ जाएगी। फिर वो मतलब पब्लिक यूटिलिटी कंपनी जैसे के इलेक्ट्रिक हो गई आपकी। इसके बाद कोई ऐसी कंपनी जो फिड्यूशरी कैपेसिटी में एसेट होल्ड करती है, भले ही वो लिस्टेड ना हो। सर एग्जांपल दें इसकी, भाई फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है या कोई बैंक है, और वो बैंक अगर लिस्टेड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, वो फिर भी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी की डेफिनेशन में जुमरे में आएगा। रीजन बीइंग क्योंकि उसने लोगों के पैसे होल्ड किए हुए, उसमें आवाम का स्टेक है। आई होप दिस इज क्लियर। फिर वो उसने एक क्वेश्चन रखा अपने पास, वो कहता है कि भाई अगर मैं किसी एसआरओ के तहत ये बता दूं कि ये कंपनीज भी इस जुमरे में आ जाएंगी तो वो भी क्या कहलाएगी, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज कहलाएंगी। तो पर सर लिस्टेड कंपनीज में और नॉन लिस्टेड कंपनीज में जो कि पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी होगी, इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट होगा, उसके अंदर फर्क है सर। इसके ऊपर भी IFRS अप्लाई होगा, पर देखें इसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो है फिफ्थ शेड्यूल है। तो सर ये फर्क क्यों है? भाई लिस्टेड कंपनीज में डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और जो अदर देन लिस्टेड है उसमें भी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स है, बट एज कम्पेयर टू लिस्टेड कंपनी क्या है, कम है सर। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद फिर वो कहता है कि भाई जब मैं पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी की बात करी मैंने, सही जी, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी नहीं पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी की, उसके बाद हम बात कर लेते हैं लार्ज साइज एंटिटीज की। आपकी जो लार्ज साइज कंपनी है, वो कहता है भाई मैं कब उसको लार्ज साइज एंटिटी मानूंगा। पहली चीज वो कहता ही है कि भाई वो नॉन लिस्टेड हो। सर ये नॉन लिस्टेड पे क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं आप? क्योंकि लिस्टेड कंपनीज के लिए तो भाई आपको कुछ कहना ही नहीं है, वो लार्ज साइज तो होगी होगी, साथ साथ वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी भी होगी, तो वो तो ऊपर ही कवर हो गया। आगे सुनिएगा। फिर वो कहता है कि भाई जिसका पेड अप कैपिटल 200 मिलियन या उससे ज्यादा हो। सर 200 मिलियन या उससे ज्यादा हो, तो देखिएगा 200 मिलियन तक भी और उससे ज्यादा में भी ये जुमरे में आ रहा है। और उसके आगे बहुत ही अहम बात है, और
कोई भी एक कंडीशन, या तो वो कह रहा है कि उसका रेवेन्यू 1 बिलियन या उससे ज्यादा हो, यानी 1 बिलियन भी या उससे ज्यादा भी। तो देखो वो सवाल कैसे पूछ सकता है थ्योरी का, या आपको एमसीक्यूज में बोलेगा यही है, बताएं कि भाई इसमें कौन सी कंपनी किस कैटेगरी में आएगी। तो आपने विजिलेंटली रह के उसको याद रखना है दिमाग में, क्योंकि ये आपके आईएफआरएस में नहीं है, ये आपकी लॉ की रिक्वायरमेंट है, वो आप एग्जाम में लेके जा नहीं सकते हैं। बात समझ आ रही? तो आपको ये याद करना है, ये फ्री के नंबर होंगे, उसको ज़ाया मत करना इधर। फिर मैंने कहा या तो उसकी एम्प्लॉयज हो 750 से ज्यादा, देखो मैं 750 तक नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 750 से ज्यादा। ये भी फुल आईएफआरएस लगाएंगे, उसकी भी रिक्वायरमेंट कौन सी है, 5th शेड्यूल की है। इसके बाद फिर वो कहता है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है विद टर्नओवर ऑफ ₹1 बिलियन, यानी भाई कोई ऐसी कंपनी है जो किसी बाहर के लॉ के तहत रजिस्टर हुई है, जो कि यहाँ पे ऑपरेट कर रही है, तो आपने ये जरा ध्यान में रखना है कि जो बाहर की कंपनी यहाँ पे आके रजिस्टर हुई है फॉरेन कंपनी, यानी फॉर एग्जांपल किसी बाहर की कंपनी ने यहाँ पे सब्सिडरी बनाई हुई है, तो डेफिनेटली उसने जो रजिस्ट्रेशन कराई होगी वो पाकिस्तान के तहत कराई होगी। पर अगर वो फॉरेन कंपनी है और वो लिस्टेड नहीं है और उसका रेवेन्यू 1 बिलियन से ज्यादा है, देखें यहाँ पे फॉरेन कंपनी में सिर्फ रेवेन्यू का क्राइटेरिया है, यहाँ पे कोई कैपिटल वगैरह का क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि ये फॉरेन कंपनी की बात हो रही है। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है कि इसके ऊपर भी आईएफआरएस और 5th शेड्यूल अप्लाई कर लेना है। इसके बाद वो कहता है ये कि नॉन लिस्टेड कंपनी लाइसेंस या फॉर्म, ये एनजीओ और एनपीओ की बात कर रहा है, वो कह रहा है भाई इसके ऊपर आईएफआरएस तो लगाना और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओ भी लगाना, प्लस 5th शेड्यूल लगाना। तो सर ये कौन से एनपीओ होंगे? वो एनपीओ जिसका इनकम रेवेन्यू यानी सारी ग्रांट वगैरह टोटल इनकम मिला के 200 मिलियन या उससे ज्यादा। पर देखें इसमें कंडीशन क्या है, 200 मिलियन या उससे ज्यादा। बात समझ आ रही है? टर्नओवर में देखिए 1 बिलियन या उससे ज्यादा, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद वो कहता है भाई मीडियम साइज कंपनीज के अंदर आप कहें नॉन लिस्टेड, सर मैं फिर एम्फेसाइज कर रहा हूँ नॉन लिस्टेड का मतलब क्या, पर नॉन लिस्टेड पब्लिक, देखें एक फर्क बता रहा हूँ आपको, बहुत सुकून से देखिएगा। यहाँ पे नॉन लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा है, यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट की बात नहीं करता। तो आप ये बात समझें कि यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ ना, इन तीनों कंडीशंस में पब्लिक कंपनी भी आ सकती है और प्राइवेट कंपनी भी आ सकती है, पर मीडियम साइज के अंदर वो नॉन लिस्टेड पहले पब्लिक की बात कर रहा है। बात क्लियर है? आगे सुनिएगा। फिर वो कहता है कि भाई जिसका पेड अप कैपिटल लेस देन 200 मिलियन हो, क्योंकि 200 मिलियन या उससे ऊपर तो ऊपर कवर हो गया। फिर बोला टर्नओवर 1 बिलियन से नीचे हो, क्योंकि 1 बिलियन और उससे ऊपर ऊपर कवर हो गया। और फिर बोल रहा है एम्प्लॉय जो है 250 से ज्यादा हो बट 750 से कम हो, क्योंकि इसके ऊपर वाला तो बाकी ऊपर कवर हो चुका है। फिर वो कहता है इनके लिए जो आप आईएफआरएस अप्लाई करेंगे वो रिवाइज एएफआरएस फॉर एसएससीज यानी स्मॉल साइज एंटिटीज के लिए। क्यों सर, ये क्यों अप्लाई करेंगे? उस पर रिवाइज क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि पहले आईएफआरएस फॉर एसएमएसी जो कि रिवाइज होके ये आ गए थे, जो स्मॉल एंड मीडियम साइज दोनों पे लगते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। फिर वो कहता है इसके लिए क्या अप्लाई करेंगे सर? 5th शेड्यूल अप्लाई करेंगे। पर इसके लिए देखें आईएफआरएस कौन सा, तो दोस्तों ये आईएफआरएस के बाकी आईएफआरएस से अलग होते हैं। देखें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहीं कहीं में फर्क है। जैसे आप कहते हैं कि आप बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं, तो ये कहता है कि भाई उस बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने की जगह क्या करना, एक्सपेंस आउट करना। हम यूजुअली प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी गुडविल को अमोटाइज नहीं करते हैं, सही है, क्योंकि वो तो इनडेफिनिट पीरियड की होती है। हाँ, इट कैन बी इम्पेयर्ड, बट यहाँ पे वो कहता है, क्योंकि आपको पता नहीं होना चाहिए सी ये फाइनल की चीज़ है, बट फिर भी एक लिंकेज के लिए बता रहा हूँ कि वहाँ और यहाँ पे कुछ हल्के फुल्के फर्क हैं। तो वो इसलिए इस आईएफआरएस से अलग है। जैसे वहाँ पे आईएफआरएस 15 अप्लाई हो चुका है, यहाँ पे आईएफआरएस 15 अप्लाई नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि फ़र्क है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई इसको आप अलग रखें, क्योंकि छोटी कंपनीज पे ये लगता है, बड़ी कंपनीज पे वो लगता है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद फिर हम कहते हैं कि भाई प्राइवेट कंपनी, अब देखो ऊपर इसने स्मॉल साइज के अंदर, देखिएगा बहुत सुकून से, मीडियम साइज के अंदर, सॉरी मीडियम साइज के अंदर इसने नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी को अलग और प्राइवेट को अलग कंप्लीट किया है, यानी दोनों की बात की है। पर इससे ऊपर जो लार्ज साइज एंटिटी की बात की थी उसमें नॉन लिस्टेड कंपनी की बात की थी, उसने पब्लिक और प्राइवेट का जिक्र अलग से नहीं किया था, उसके अंदर दोनों कवर्ड थे। इसके बाद वो कहता है भाई पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से ज्यादा हो बट नॉट एक्सीडिंग 200 मिलियन, क्योंकि ये उसके नीचे का थ्रेशोल्ड है। टर्नओवर हो ग्रेटर देन यानी रेवेन्यू 100 मिलियन से ज्यादा बट नॉट एक्सीडिंग ₹1 बिलियन। और सर एम्प्लॉयज हो मोर देन 250 बट लेस देन 750, ये सर सारी कंडीशन साइमल्टेनियसली मीट होनी चाहिए, क्योंकि अब ये बात कर रहा है प्राइवेट कंपनी की। इसके लिए भी रिवाइज एएफआरएस फॉर एसएससीज और 5th शेड्यूल। और सर फिर वो फॉरेन कंपनी कह रहा है जिसका टर्नओवर लेस देन 1 बिलियन हो, क्योंकि 1 बिलियन से ऊपर वाला तो ऊपर कवर हो गया था। और फिर कह रहा है कि सर इसका जिसका एनपीओ, जिसका रेवेन्यू, सब्सिडी और सर ग्रांट डोनेशन सब मिला के
जो है 200 मिलियन से कम हो, और इसके ऊपर लगते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओ में आईएफआरएस अप्लाई करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि ऊपर जो लास्ट साइज एंटिटी थी वो आईएफआरएस भी अप्लाई कर दी थी और एएसएनपीओ के स्टैंडर्ड्स भी अप्लाई कर दी थी, उसके ऊपर भी फिफ्थ शेड्यूल लगता है। और स्मॉल साइज एंटिटी के लिए वो कहता है कि स्मॉल साइज में पब्लिक कंपनीज नहीं आती हैं, वो सिर्फ कौन सी आती है, प्राइवेट कंपनी आती है जिसके अंदर पेड अप कैपिटल 10 मिलियन हो, टर्नओवर उसका 100 मिलियन से ऊपर का नहीं हो, एम्प्लॉइज 250 से ज़्यादा नहीं हो। तो सर इसके ऊपर रिवाइज एफआरएस फॉर एसएससीज लगेगा, और इसके ऊपर भी कौन सा शेड्यूल लगेगा, फिफ्थ शेड्यूल। अब सर वो सवाल इसमें से कैसे पूछेगा, आपने जहाँ से भी पढ़ा होगा आपको हर टीचर ने ये बताया होगा कि भाई हमारे पास वो कुछ क्राइटेरियाज दे देगा, आपको 4 ऑप्शंस देगा, बोलेगा फिर बताओ ये कौन सी कैटेगरी में कंपनी आएगी। तो आपको विजिलेंटली थोड़ा सोच के ये काम करना है कि भाई कौन सी कैटेगरी में उसको क्लासिफाई करना है। और एक और चीज़ वो कहता ही है कि जो आपने ऊपर जहाँ जहाँ एम्प्लॉयज़ की बात की है ना, यहाँ पे हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब ये है कि एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड बाय द कंपनी इन दैट फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस। वो कह ही रहा है कि भाई पूरे मंथ में, मंथ के पहले दिन से लेके मंथ के आखिरी दिन तक आपके पास जो एम्प्लॉयज़ होंगे उन सारे एम्प्लॉयज़ को सम करो जो आए गए और डिवाइड बाय 30 कर देना, तो एवरेज एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे आपको उस मंथ के। तो ऐसे एवरेज कर करके पूरे 12 महीने के एम्प्लॉयज़ को सम करना। एवरेज की बात कर रहा हूँ क्योंकि एवरेज यानी ऑन एवरेज ना, कि भाई आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ कहाँ थे किस महीने में, तो ये मंथली बेसिस की बात कर रहा है। बात आप समझे मेरी, वो कह रहा है कैलकुलेटेड ऑन अ मंथली बेसिस। मंथली बेसिस का मतलब ये है कि भाई एक तो एवरेज कैसे निकलेगा आपका, समझिएगा। एक एवरेज आपका ऐसे निकलेगा कि आपने तमाम अपने एम्प्लॉयज़ को प्लस किया हर महीने के, यानी पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, हर एम्प्लॉयज़ का आपका अलग अलग हुआ ना, और आपने उसको डिवाइड बाय कर दिया 12। ये हो गया आपका मंथली बेसिस पे एवरेज, जो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखते हैं। क्योंकि अभी मैं फिफ्थ शेड्यूल में आपको बताऊंगा कि आपके पास एक रिक्वायरमेंट भी है कि आप ये बताएं कि साल के आखिर में इस कंपनी के पास कितने एम्प्लॉयज़ थे, ऑन एवरेज बेसिस पे कितने एम्प्लॉयज़ थे। तो वो उसकी बात कर रहा है कि जो एवरेज बेसिस पे आपके पास एम्प्लॉयज़ थे वो कितने हैं। तो उस केस में वो बता रहा है कि भाई अगर आपको ये देखना है कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ 750 से ज़्यादा, 750, 750 से कम, या 250 से ज़्यादा, 250 से कम, या आपने जो चेक करना है वो एवरेज बेसिस पे करना है। और एवरेज कैसे निकलेगा, हर महीने के आप एम्प्लॉयज़ उठाएं, यानी पूरे 12 महीने के उसको ऊपर रखें, डिवाइडेड बाय 12 कर दें, तो आपको पता लग जाएगा कि ऑन एवरेज हर मंथ के हिसाब से आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ थे। अगर आंसर 750 से ज़्यादा आता है तो लार्ज साइज में चली जाएगी, 750 से कम आता है तो मीडियम में, और 250 से कम आता है तो फिर ये स्मॉल में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ऐसा ही है। तो ये बात अपने याद रखनी है। इसके बाद फिर वो कहता ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि छोटी कंपनी बड़ी कंपनी हो जाए, यानी पहले उसका पेड अप कैपिटल या जो टर्नओवर है वो 1 बिलियन से कम था, हुआ ये कि अगले साल 1 बिलियन से ज़्यादा हो गया। तो वो कहता ये है, बहुत सुकून से समझिएगा मेरी बात को, वो कहता ये है कि भाई आपने होशियारी नहीं करनी है, आपने ये क्राइटेरिया 2 सालों तक चेक करना है। लेट्स से अगर मैं 2019 में हूँ और मैं कह रहा हूँ 2019 में मेरा टर्नओवर वगैरह सब 1 बिलियन से नीचे था और मैं मीडियम साइज एंटिटी के जुमरे में आ रहा था, मीडियम साइज की। बाद में ये हुआ, समझिएगा बात को मेरी, बाद में ये हुआ कि मेरा टर्नओवर या एम्प्लॉयज हो गए ज़्यादा, यानी 750 से या तो एम्प्लॉयज ज़्यादा हो गए या तो मेरा टर्नओवर 1 बिलियन से ज़्यादा हो गया। फिर वो ये कहता ये है कि जो क्लासिफिकेशन है लार्ज साइज, स्मॉल साइज से मीडियम साइज से लार्ज साइज में जाने के लिए या कहीं भी मूव करने के लिए, वो आप ऐसे चेंज करेंगे कि आपको प्रीवियस 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक उसी में रहना। यानी मैं ये कहूँ कि अगर 2019 के बाद 20 और 21 में दोनों सालों में अगर मेरा टर्नओवर 1 बिलियन से ऊपर रहता है तो मैं जाके तीसरे साल के अंदर उस क्लासिफिकेशन को चेंज कर सकता हूँ। वो आपको रीड भी करके बता देता हूँ। मैं कह ये रहा हूँ, द क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंपनी शेल बी बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी वो कह रहा है कि क्लास जो आप सोचेंगे कि इस साल मुझे किस क्लासिफिकेशन में उसको डालना है, यानी मेरी बात को सुकून से समझें। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं 2022 के फाइनेंशियल्स बना रहा हूं तो मैं अपने 2022 के फाइनेंशियल्स जो बनाऊंगा वो लार्ज मीडियम स्मॉल स्मॉल पे बनाऊं, तो वो कहां से देखूंगा, वो टर्नओवर, वो एम्प्लॉयज, वो सारे मैं प्रीवियस 2 सालों के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठा के देखूंगा। उन दोनों सालों में अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एम्प्लॉयज का क्राइटेरिया हो
सही है जी। या तो लेट से भाई मेरे टर्नओवर का क्राइटेरिया हो, या तो मेरे शेयर कैपिटल का क्राइटेरिया हो, वो अगर बहुत सुकून से समझिएगा, वो अगर आपका इंक्रीज हो गया है, सही जी, तो आप जाके 2022 के अंदर उसकी क्लासिफिकेशन को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये कह रहा है ये, द क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंपनी कैन बी चेंज वेयर इट डज नॉट फॉल अंडर द प्रीवियस क्राइटेरिया फॉर 2 consecutive years। यानी पुराने क्राइटेरिया में, पुराने क्राइटेरिया में यानी जो मैंने आपको एग्जांपल दी जिसमें मैंने कहा था 2019 में वो मीडियम साइज में था, 2020 और 21 में वो लार्ज साइज के जुमरे में आ गया है। तो मैं जो हूँ 2022 के अंदर, यानी 20 और 21 के बाद 2022 के अंदर मैं उसका क्राइटेरिया चेंज करूंगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव 2 इयर्स तक वो किस कैटेगरी में रहा है सर, वो 2000 टेक्निकली 2020 और 21 के अंदर वो रहा है मेरी लार्ज साइज के अंदर। तो अब जब मैं एफएस बनाऊंगा लार्ज साइज के, वो 2022 से बनाऊंगा, क्योंकि मुझे चेक करना है प्रीवियस 2 इयर्स के बेसिस पे। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा जी, इसके बाद फिर अब आते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पे। आपने अभी अपने अपने हिसाब से बच्चों ये तो किया होगा ना, बहुत सुकून से समझना, आपने अभी अपने अपने हिसाब से ये तो किया होगा कि भाई आपने पीपी का डिस्क्लोजर बनाना सीखा होगा, जिसमें एसेट्स के नाम आते हैं, कॉस्ट एक्यूमुलेटेड, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, फिर एक्यूमुलेटेड में डेप्रिसिएशन, और फिर आपका एक्यूमुलेट जो डिस्पोजल हो गया उसका एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का रिवर्सल, और फिर क्लोजिंग आता है और इम्पेयरमेंट वगैरह आती है, व्हाट्स एवर द रीजन इज। फिर नीचे हम लिखते हैं कि यूजफुल लाइफ क्या थी, एसेट का मॉडल क्या था, कि भाई हम उसको जो डेप्रिशिएट कर रहे हैं, सही है जी, वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे, रिड्यूसिंग बैलेंस पे, और इसके अलावा हम कॉस्ट मॉडल पे हैं, फेयर वैल्यू मॉडल पे हैं, व्हाट्स एवर द केसेस, हमने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। बट वो कहता है भाई ये तो आईएफआरएस के हिसाब से है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको क्या क्या एडिशनल डिस्क्लोजर देने हैं, वो पूरे नोट के बाद आखिर में आपको अंग्रेजी में लिखने होंगे। और वो ये भी कह सकता है भाई बताओ इसमें क्या मिसिंग है। तो सुकून से समझिएगा, मैं आपको 2 मिनट में रिवाइज करता हूँ, सुनिएगा। वो सबसे पहले ये कहता है कि आपकी जो लोकेशन है, यानी देखो आईएफआरएस कहता है कि भाई आप ये बताएं, लैंड, बिल्डिंग और ऑफिस प्रीमिसेस, यानी लैंड और बिल्डिंग जो आ रहे हैं आपके पास ऊपर, बहुत सुकून से समझिएगा, लैंड और बिल्डिंग जो आ रहे हैं आप लोगों के पास ऊपर, आईएफआरएस ऐसा कुछ नहीं कहता कि बताओ कहाँ सिचुएटेड है। बट कंपनीज एक्ट ये कहता है कि भाई आपकी जो भी लोकेशंस हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल बिजनेस यूनिट, यानी जहाँ जहाँ आप ऑपरेट कर रहे हैं उन सब जगहों का एड्रेस आप बताएंगे। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। फिर वो बोलता ये है कि आपकी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कोई आपकी बिल्डिंग है, तो वो कहाँ सिचुएटेड है, वो तो ऊपर आपने लोकेशन बता दी। फिर वो बोलता है उसके साथ साथ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अलग से लोकेशन बताओ और उसका एरिया बताओ, यानी कितने एरिया पे वो सिचुएटेड है, यानी कितने एकड़ के ऊपर। सही है, या मेजरमेंट का तरीका कुछ भी हो सकता है, पर आपको एरिया भी मेजर करके बताना है कि भाई मेरी हमारी जो बिल्डिंग है वो इतने एकड़ पे, ऑफिस बिल्डिंग है इतने एकड़ पे। ऐसा ही है, अब आगे सुनिएगा। फिर वो कहता है कि भाई ऐसे एसेट्स का अलग से बताना जो कि खरीदे कंपनी के पैसे से गए हो, पर जो कंपनी के पोजेशन में नहीं हो, और दूसरी चीज खरीदे कंपनी के पैसे पे गए हो, कंपनी के ना तो पोजेशन में ना तो कंपनी के नाम पे, हो सकता है कोई डिस्प्यूट हो, तो वो भी आपने अलग से बताना है। फिर बोलता ये है कि भाई अगर कोई एसेट आप फेयर वैल्यू मॉडल पर रखते हैं, रीवैल्यूएशन मॉडल पर रखते हैं, तो आपने एक चीज और बतानी है, फोर्स्ड सेल्स वैल्यू। देखो एक तो ये होता है ना कि भाई एक एक्चुअल वैल्यू को बुलवा के आपने अपनी लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू लगवा दी, पर एफएसवी का मतलब ये होता है कि दस्ती अगर अभी भी बेचूं तो जल्दबाजी में बेचने पे कितने पैसे मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है वो थोड़े डिस्काउंट होकर मिलते हैं, तो उसको हम कहते हैं फोर्स्ड सेल्स वैल्यू। तो वो भी आपने अलग से डिस्क्लोज करनी है। और फिर आपको एक चीज सिखाई थी मैंने, और आपने जहां से भी पढ़ा आपने वहां से सीखा होगा, कि अगर आपके पीपी के डिस्पोजल की क्यूमुलेटिव कैरिंग अमाउंट 5 मिलियन है, सही जी, यानी एग्रीगेट बुक वैल्यू जो आपने एसेट इस साल बेचे हैं, एग्रीगेट बुक वैल्यू 5 मिलियन है, तो सेपरेट पर्टिकुलर्स आपने बताने हैं उन एसेट्स के, यानी पहले देखें आपने जितने एसेट्स बेचे उन सबकी कैरिंग अमाउंट को सम करें जिस दिन बेचे। तो अगर उन सबकी कैरिंग अमाउंट बच्चों 5 मिलियन या उससे ज्यादा आती है, तो आपने ये डिस्क्लोजर देना जो अब मैं बता रहा हूँ, और आपने उस एसेट का, हर उस एसेट का जो इस एसेट 5 मिलियन की कैरिंग अमाउंट में था, उनमें से हर उस एसेट का अलग अलग बताना है, जिसकी इंडिविजुअलिटी में कैरिंग अमाउंट 5 लाख है। यानी पहले तो एक काम करते हैं सर, हमने क्या किया, लेट्स से मैंने 50 एसेट बेचे हैं, और 50 एसेट्स का जब मैंने कैरिंग अमाउंट का सम किया वो 10 मिलियन आता है, यानी वो 5 मिलियन की क्राइटेरिया को ब्रीच कर गया, अभी डिस्क्लोजर जाएगा। अब एक और चीज सीखे, फिर बोलता है देखो उस 10 मिलियन में से जो 10 मिलियन की कैरिंग अमाउंट के एसेट्स थे, उसमें से ऐसे कितने एसेट्स थे जिनकी कैरिंग अमाउंट 5 लाख या उससे ज्यादा थी।
तो उसके लिए ये पर्टिकुलर नाम से बताना, यानी पर्टिकुलर ऑफ एसेट में आप लिखना व्हीकल, सही है जी, और लेट्स से व्हीकल के अलावा आपने कोई बिल्डिंग बेची है तो वो सारे आपने यहाँ पे लाइन से नाम से बताने हैं, और फिर बताना है किसको बेचा, उसकी कॉस्ट क्या थी, उसकी बुक वैल्यू क्या थी। ऑब्वियसली अलग से बता दे तो वो 5 लाख या उससे ज़्यादा ही होगी। सेल्स प्रोसीड्स गेन कितना है, मोड ऑफ डिस्पोजल क्या था, क्या आपने कंपनी की पॉलिसी के तहत बेचे या उसको ऑक्शन किया था। आई होप दिस इज क्लियर। और सर जो 5 लाख से ऊपर की कैरिंग अमाउंट नहीं हो, बस सब मिला के 5 मिलियन से ऊपर हो, तो आपने ख्याल रखना उन सबको क्लब करके बताना है। तो आप वो डिस्क्लोजर भी जाके देखिएगा, सही है जी, कि उसमें लिखा हुआ होता है एसेट्स विच हैड कैरिंग अमाउंट सेपरेटली अबव 5 लाख या 5 लाख और अबव, और फिर हम कहते हैं क्यूमुलेटिव जो अदर देन 5 लाख वाली है वो सबको एक साथ बताते हैं। यानी आपने ये तो बताना है कि कॉस्ट क्या थी, बुक वैल्यू क्या थी, पर उस एसेट को तो अलग से बताना है जिसकी इंडिविजुअलिटी में कैरिंग अमाउंट 5 लाख या उससे ज़्यादा थी। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद फिर वो कहता है कि भाई जब आपने पीपी की बात सुन ली मेरे से, तो एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ आपको रिकॉल कराने के लिए। आपका अगर कोई कंपनी का प्लांट है तो आपने उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी भी बतानी है और यूटिलाइज कैपेसिटी भी बतानी है। वो कहता ही है कि भाई अपने आप शेयर होल्डर को बताओ कि आपने क्यों अंडर परफॉर्म किया। तो वो सीजनल एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है, या कोई मतलब हो सकता है कोई मिसहैप हुआ हो ऑपरेशंस में, या कोई वो फेलियर आया हो जो आपके प्लांट में। तो इस चीज़ को आपको ऐसे केटर करना, देखो कितनी अच्छी रिपोर्टिंग करवा रहा है आपका लॉ, क्योंकि यहाँ पे पता है पाकिस्तान में सारे टोपी ड्रामा है, तो उस टोपी ड्रामे को केटर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए, फेयर प्रेजेंटेशन के लिए हम और चीज़ें डलवा दें। और ये हम नहीं डलवा रहे, टेक्निकली लॉ मुझे कह रहा है। अच्छा अब एक बात सुनिएगा, वो कहता है कि प्लांट की मैक्सिमम कैपेसिटी और प्लांट की यूटिलाइज कैपेसिटी, और जो दोनों का डिफरेंस है उसका रीज़न नीचे बताओगे कि भाई क्यों था। हो सकता है भाई आप उसमें बोलेंगे कि 1 महीना प्लांट बन रहा था ड्यू टू स्ट्राइक, ड्यू टू रेन, व्हाट्स एवर द केसेस, तो जिसकी वजह से अंडर प्रोडक्शन हुई, तो उसकी वजह से फिर आपके रेवेन्यू पे भी तो इम्पैक्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के आपको बतानी है। मैं आपको सिर्फ एक रिकॉल करा रहा हूँ चीज़। आई होप दिस इज क्लियर। एम्प्लॉइज को बता चुका हूँ, एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, करंट कंपैरेटिव दोनों में बता रहे हूँ, एवरेज भी बताने हैं, करंट और कंपैरेटिव उसका यूज़ क्या होता है वो भी बता चुका हूँ। आगे फिर वो कहता ये है कि आपके पास ट्रेड रिसीवेबल जैसी भी कोई बला थी, ट्रेड रिसीवेबल, फिर आपको मैं हल्का सा रिकॉल कराता हूँ, जो आपका ट्रेड रिसीवेबल होता है वो आपके नॉर्मल कस्टमर से भी होता है, सही है, जो आपका एसोसिएटेड कंपनीज यानी रिलेटेड पार्टीज से भी होता है। तो एसोसिएटेड कंपनीज से हो, रिलेटेड पार्टीज से हो, दोनों केसेस के अंदर आपने एक चीज का ख्याल रखना है, आपने उसको दो हिस्सों में ब्रेक करना है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कंसिडर्ड गुड और कंसिडर्ड डाउटफुल। कंसिडर्ड गुड का मतलब ये है कि मैंने फॉर एग्जांपल, जाहिर सी बात है, एक मैं क्रेडिट पीरियड देता हूँ ना, टर्नओवर डेज होते हैं मेरे, कि भाई अगर मैं कहता हूँ कि भाई 30 दिन में पैसा दो, तो 30 दिन के ऊपर जो निकला वो हो गया मेरा ऐसा रिसीवेबल जो कि अपनी ड्यू डेट को क्रॉस कर चुका है, उसने अपनी ड्यू डेट पे पैसे नहीं दिए। पहली चीज तो ये हो गई। अच्छा, ड्यू डेट के क्रॉस हो जाने का हरगिज मतलब ये नहीं है, ड्यू डेट के क्रॉस हो जाने का बच्चों हरगिज मतलब ये नहीं है कि मेरे पैसे बैड हो गए या कंसिडर डाउटफुल हो गए। वो आपका अपना क्राइटेरिया होगा कि भाई एक लंबा अरसा हो गया तो उसके लिए हम बनाते हैं एजिंग रिपोर्ट। एजिंग रिपोर्ट का मतलब ये है कि कौन सा रिसीवेबल कितना पुराना हो गया, यानी जिसको ऐसे दिन हो गए हैं, यानी दिन बता रहा हूँ। अच्छा, दिन कब से शुरू होते हैं, यानी ड्यू होने के बाद, यानी पास ड्यू का मतलब क्या है, वो आपको ऐसा सवाल दे सकते हैं। मैंने आपको करवाया भी था ऐसा सवाल, जिसके अंदर मैंने आपको ये कहा था कि ये ऐसे रिसीवेबल्स हैं जिसको ड्यू डेट के बाद, यानी 30 दिन का अगर मेरा स्पैन है, यानी मैंने लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 जुलाई को उसको सेल की है, तो उसको पैसे कब देने हैं मुझे, सही है, पैसे मुझे देने 30 दिन के अंदर, तो उसका ड्यू डेट हो गई है भाई 30 जुलाई। अगर 30 जुलाई के बाद जितने भी दिन है ये पास्ट ड्यू डेट्स हैं, यानी ये वो पैसे हैं जो अब मैं काउंट करूंगा, ये वो दिन है जो मैं काउंट करूंगा जिसमें वो उसने पैसे पे नहीं किए। तो हम एजिंग बनाते हैं कि कौन सा रिसीवेबल कितना पुराना हो गया, और फिर हर कंपनी की पॉलिसी होती है कि भाई इतने पुराने रिसीवेबल पे हम इतना प्रोविजन बुक करते हैं अपने अंदाजे से के हिसाब से, कि भाई हिस्टोरिकली ये रहा है कि जिसका रिसीवेबल 120 दिन से ऊपर हो जाता है वो इतने पैसे नहीं देता, दोनों धोने मचाता है, तो उसके हिसाब से प्रोविजनिंग होती है। तो समझने की बात यह है कि जो बिल्कुल पप्पू हैं, जो अभी तक ड्यू नहीं हुए, वो तो कंसिडर्ड गुड में ही है, और जिसके ऊपर मुझे शक है कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से, वो कहाँ फेंक दूंगा कंसिडर्ड डाउटफुल में, वो आपको खुद बता देगा। अच्छा भाई, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ड्यू फ्रॉम एसोसिएटेड कंपनीज, इन दोनों का टोटल आ जाएगा यहाँ पे। ये हमने वैसे किया हुआ, हमने मैंने आपको एक एक सवाल करवाया, आगे सुनिएगा। फिर वो कहता है कि भाई एक काम ये करें, आपका रिसीवेबल सिर्फ ये नहीं है, आपका रिसीवेबल सिर्फ ये नहीं है, आपका रिसीवेबल ये भी तो है, ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स,
ड्यू फ्रॉम एसोसिएटेड कंपनीज, ऐसा ही है। आपने कहा बच्चों अगर मैं इन सब का सम करूं, इन सब का सम करूं तो इन सब का सम मेरा टोटल रिसीवेबल आ जाएगा जो असल में रिसीवेबल है। पर इस टोटल रिसीवेबल के दो ब्रेकअप हैं, इस टोटल रिसीवेबल के दो ब्रेकअप है। एक ऐसे रिसीवेबल्स जो कि बिल्कुल पप्पू हैं, यानी जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है, जिसको मैं कहता हूँ कंसिडर्ड गुड्स, कंसिडर्ड गुड। और दूसरे ऐसे रिसीवेबल जो कि मैं कहता हूँ कंसिडर्ड गुड नहीं है, डाउटफुल है। तो देखो उसमें उसको किस कैटेगरी में डाल दिया मैंने, कंसिडर्ड डाउटफुल की कैटेगरी में। फिर मैंने कहा भाई जो कंसिडर्ड डाउटफुल है उस पर हो सकता है कोई प्रोविजन भी किया हो, तो वो जब प्रोविजन माइनस करोगे यहाँ पे ये एज एड का प्रोविजन होगा। तो जैसे ही बच्चों प्रोविजन माइनस करोगे आपके पास नेट रिसीवेबल आ जाएगा जो कि कहाँ पे पार्क होगा, यानी आपकी बैलेंस शीट के ऊपर। ऐसा ही आपको हल्का सा रिकॉल। अच्छा वो सवाल कैसा देगा इसमें, मुझे मतलब डाउट है कि वो यहीं से पूछेगा। सवाल किस तरीके का देगा सर, सवाल इस तरीके का देगा, वो आपको एक चीज़ कहेगा, बोलेगा भाई टोटल रिसीवेबल्स ये हैं जिसमें से इतने एसोसिएटेड कंपनी को हैं, इतने मेरे कस्टमर्स को हैं। अच्छा मेरे एसोसिएटेड कंपनी भी कस्टमर है ना भाई, ये रिक्वायरमेंट है लॉ की कि आपको एसोसिएटेड कंपनी का अलग से बताना है। जो जो रिसीवेबल रिलेटेड पार्टी से वहां पे अपना रिस्क है भाई, वहां पे अलग से बताना है। सही है जी, आगे सुनिएगा। फिर होता ही यह है कि भाई आपने बैलेंस शीट में नेट लेके जाना, तो आपको सवाल कैसे देगा, आपको टोटल रिसीवेबल देगा, बता देगा इसमें से इतना, इसमें से इतना, इसमें से इतना इसका है। फिर आपको बोलेगा इसमें से इतने डाउटफुल हैं, तो आपने क्या करना, दो हिस्से बना देना उसके, कंसिडर्ड गुड, कंसिडर्ड डाउटफुल। दो हेडिंग खोली, उसके अंदर ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ड्यू फ्रॉम एसोसिएट कंपनी, टोटल आ गया। और जो प्रोविजनिंग होगी वो नॉर्मल पे नहीं होगी, वो कंसिडर डाउटफुल पे होगी, वो आपको परसेंटेज बता देगा या आपको अमाउंट दे देगा। आपने सिंपल यहाँ पे ये कर लेना है। और डिस्क्लोजर जिसमें आप बताएंगे उस एसोसिएटेड कंपनी या कंपनीज का नाम क्या था। यानी यहाँ पे लेट से अगर मैं कहूँ, अगर मैं आपको समझा सकूँ ये वाली बात, ये बहुत अहम भी है कि अगर मैं आपको कहूँ लेट से यहाँ पे जो ड्यू फ्रॉम ये एसोसिएटेड कंपनी आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए, सही है जी, जो ड्यू फ्रॉम एसोसिएटेड कंपनी आ रहा है ये वाला, सही है जी, जो मैंने अभी ब्लैक से लिखा है ये। भाई ये एक कंपनी होगी या बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं, तो आपको बताना ये है नीचे यहाँ पे अलग से 18.1 के अंदर कि ये कौन कौन सी कंपनीज से। भाई अगर दो कंपनीज से तो दोनों का नाम लिखोगे, दोनों का अमाउंट लिखोगे। बात समझ आ रही है, दोनों का नाम लिखोगे और दोनों का अमाउंट लिखोगे। दोनों का नाम और दोनों का अमाउंट लिखना बहुत लाजमी है। क्यों, क्योंकि आपको बताना है कि वो एसोसिएटेड कंपनीज जो ऊपर मैं जिक्र कर रहा हूँ उसके अंदर ये कंपनीज शामिल हैं, ताकि आप नाम से बता सकें। तो सर वो जो होता है कि उसका रिलेशन, भाई वो तो रिलेटेड पार्टी के नोड में बताऊंगा, और वहां पे स्पेशली ये लिखता हूँ कि यहाँ पे मैं वो ट्रांजैक्शंस बता रहा हूँ जो मैंने पहले नहीं बताई। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप एसोसिएटेड कंपनी लिख रहे हैं या सब्सिडरी होगी तो वो भी बताएंगे कि भाई यहाँ पे अगर आपकी सब्सिडरी है तो एसोसिएटेड कंपनीज के अंदर, जैसे वो वाली एसोसिएट नहीं है IS 28 वाली, बहुत ये क्लियर कट रहना है इस बात पे। एसोसिएटेड कंपनीज लॉ की जबान में तमाम रिलेटेड पार्टीज को कवर करता है, वो तमाम रिलेटेड पार्टीज को। समझ आ रही है बात। अच्छा फिर आप एक सुनिएगा, अगर इसके अंदर सब्सिडरी, एसोसिएट, पेरेंट वगैरह जो भी हैं, आपने वो सब यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर देना है। यानी आपने बताना है कि इतना रिसीवेबल, इतना रिसीवेबल, इतना रिसीवेबल इस बंदे से या इस कंपनी से, ऐसा ही है। और फिर आपने ये भी बताना है कि मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट पूरे साल में, यानी भाई फॉर एग्जांपल अगर अभी यहाँ पे किसी एक कंपनी से 100 मिलियन का रिसीवेबल आ रहा है, तो हो सकता है साल के किसी एक वक्त के ऊपर हमने ये कोई 250 मिलियन तक भी लेके गए, तो सर ये कम कैसे, भाई बाकी पैसे आ गए होंगे ना, रिसीवेबल कम हो गया होगा। तो ये भी रिक्वायरमेंट है बताने की कि आपने मैक्सिमम आपका रिसीवेबल कितना आउटस्टैंडिंग रहा है आपकी एसोसिएटेड कंपनी से एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन अ गिवन पीरियड, यानी पूरे साल में। तो आपको ये भी बताना होता है कि भाई इसके ऊपर इतना पैसा जो मैक्सिमम था पूरे साल में। अच्छा हो सकता है जो मैक्सिमम पैसा वो साल के आखिर में हो तो वही लिख देना, सही है। पर इसके अलावा अगर कोई मैक्सिमम अमाउंट थी इस साल के दौरान कुछ और, तो वो आपने अलग से बतानी है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद आपने एक और चीज़ करनी है कि वो बताना है ये आपको कि टर्म्स क्या है, क्या इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट है या नहीं है। क्योंकि भाई अगर आपका रिसीवेबल है तो बाज़ औक़ात अरेंजमेंट्स ऐसी होती हैं कि भाई आपको उस पर सूद चार्ज करना होता है जब तक पैसे नहीं मिल रहे, तो वो भी आपने अरेंजमेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर लेना है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद फिर वो कहता ही है कि अगर कोई प्रोविजन का रिवर्सल आ रहा है एसोसिएटेड कंपनी में, तो उस रिवर्सल का रीज़न भी बताना कि क्या रीज़न है। या तो उसके पैसे आ गए, सही, या तो आपका एस्टिमेट चेंज हो गया, हर वो मकसद आपने यहाँ पे लिख देना है कि जिस वजह से वो रिवर्स हुआ है। क्लियर है। आगे फिर वो कहता है भाई हम बात करते हैं लोन्स एंड एडवांसेस की। भाई आप लोन्स किस किस को दे सकते हैं,
सही जी, पहला सवाल तो ये सर, आप लोन दे सकते हैं एम्प्लॉयज़ को, आप लोन दे सकते हैं एसोसिएटेड कंपनीज को, आप लोन दे सकते हैं सर डायरेक्टर्स को, आप लोन दे सकते हैं एग्जीक्यूटिव्स को। मैंने आपको ये बताया था सर एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं। सर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो लोग जिनकी सैलरी पूरे साल की 1.2 मिलियन से ज़्यादा हो। सर 1.2 मिलियन से ज़्यादा हो, ऐसा ही जी, तो वो एग्जीक्यूटिव्स के जुमरे में आएंगे। अच्छा फॉर एग्जांपल वो आपको कहेगा, समझिएगा बहुत सुकून से, अगर आपने लोन या एडवांस दिया हुआ है, देखो लोन्स और एडवांसेस को वो स्पेसिफिकली कहता है, बहुत सुकून से समझिएगा मेरी बात, बहुत सुकून से, वो लोन्स एंड एडवांसेस को स्पेसिफिकली कहता है कि लोन्स को अलग बांटना, एडवांसेस को अलग बताना। यानी एडवांस की मद में कितने दिए हुए, लोन की मद में कितने दिए हुए, फर्क है दोनों में। एडवांस का मतलब ये है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है किसी एसोसिएटेड कंपनी से, तो आपने उसको एडवांस दे दिया। और सर एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड एडवांस क्या होगा, एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड एडवांस ये होगा बच्चों कि भाई आप, उसने कहा कि भाई मुझे 2 महीने की सैलरी एडवांस, तो ये लोन तो नहीं है ना, आपने उसको उसी के पैसे 2 महीने के एडवांस दे दिए जो कि बाद में नहीं होंगे, तो उसकी रिकवरी टेक्निकली नहीं होगी, वो टेक्निकली एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा, यानी टेक्निकली प्रीपेड हो जाएगा वो। आई होप दिस इज क्लियर। आपने लोन्स एंड एडवांसेस को अलग अलग बताना है, तो वो ये भी कहता है कि भाई लोन्स एंड एडवांसेस को अलग अलग बताना। सर आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा, भाई मैं तो समरी बता रहा हूँ ना, तो आपको वर्बली तो बता रहा हूँ ना कि अलग अलग रखना है उसको। अच्छा जी, फिर वो कहता ये है कि भाई आपको अगर एसोसिएटेड कंपनी डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव्स को लोन्स एंड एडवांस आपने दिए हुए हैं, तो यहाँ पे तो टोटल आएंगे, फिर उसमें से वो माइनस कर देना, वो यहाँ से माइनस कर देना जो आपके रिकवर हो जाएंगे या जो आपके एक्सपेंस आउट हो जाएंगे अगले 1 साल के अंदर अंदर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यू विद इन 12 मंथ्स। बात क्लियर है, ड्यू विद इन 12 मंथ्स। आप यहाँ क्या करेंगे, तो क्या वो रिसीवेबल नहीं भाई है, पर वो करंट एसेट्स में आएगा ना, ये मैंने आपको सिखाया भी था क्लास के अंदर। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने सबके जो एडवांसेस हैं, लोन्स हैं, एक साथ लिख दिए, तो आपने उसमें से माइनस कर दिया ड्यू विद इन 12 मंथ्स, आपने माइनस किया, तो आपके पास नॉन करंट पोर्शन आ गया, जो कि आपको मिलेंगे पैसे अपने एम्प्लॉइज से, अपने डायरेक्टर्स से, लोन के रिटर्न में। नहीं, जो लोन की इंस्टॉलमेंट वो लोग पे करेंगे, वो आपने क्या करना है जी, नॉन करंट में दिखा देना, वो ऐसा अमाउंट जो 1 साल से आगे रिकवर होगा आपको। वो हमने जैसे लीज में भी करते हैं, करंट पोर्शन, नॉन करंट पोर्शन, तो ये भी वही किस्सा है। अब आगे सुनिएगा, फिर वो कहता ही है कि भाई आप एक रिकन्सिलिएशन बना के दें। अब रिकन्सिलिएशन में क्या करना, जरा ये सुने। वो बोलता ही है कि अगर एम्प्लॉयज को था तो एम्प्लॉयज, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और एसोसिएटेड कंपनी, 4 चौरंगियां खोलना और टोटल लिखना। आपको बताना है बैलेंस ओपनिंग कितना था, आपने इस साल डिसबर्समेंट कितनी की, यानी और लोन कितना दिया, तो वो सब मिला के टोटल लोन डिसबर्स हो जाएगा, और उसमें से रीपेमेंट्स कितनी हुई, तो आपके पास क्लोजिंग जो बैलेंस आएगा ना आखिर का, वो ऊपर के टोटल बैलेंस से मैच करना चाहिए। और ऊपर का टोटल बैलेंस नॉन करंट पोर्शन या करंट पोर्शन, ही दोनों को मिला के, यानी टोटल पोर्शन से मैच करेगा कि टोटल लोन रिसीवेबल आपका इतना है। आपको याद आ रहा होगा ये रिकॉर्ड बनवाई थी मैंने, और मैंने तो आपको बैलेंसिंग फिगर निकलवाना सिखाई थी ना। वो आपको क्या करेगा, ओपनिंग बैलेंस दे देगा और इस साल की डिसबर्समेंट से देगा, बोलेगा क्लोजिंग इतना, तो क्लोजिंग रख रखा के वहां पे बैलेंसिंग फिगर आप क्या करना, आपकी रीपेमेंट जो आपको हुई है। क्लियर है जी, आगे फिर वो कहता ही है कि जहां एग्जीक्यूटिव्स की बात हो, जहां डायरेक्टर्स की बात हो, जहां एसोसिएटेड कंपनीज की बात हो, आपने नॉर्मल एम्प्लॉयज को कटा के उन सब का मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड आपने अलग से बताना है। यानी कितना ऐसा बैलेंस था मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग जो पूरे साल में, भाई लेट से, भाई मैंने फॉर एग्जांपल किसी एसोसिएटेड कंपनी को या डायरेक्टर को लोन दिया था, सही है, मैंने 10 मिलियन का लोन दिया था, साल के आखिर में 2 मिलियन का बचा हुआ है, तो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 10 मिलियन तो रही थी ना, 2 मिलियन तो थी, 2 मिलियन तो साल के आखिर पे। तो आपकी मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी हो गई, सर मेरी मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द पीरियड वो कितनी थी, 10 मिलियन। तो आपने 10 मिलियन बतानी है डिस्क्लोजर के अंदर, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने बता देना है कि मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डायरेक्टर्स वाज ₹10 मिलियन, और ब्रैकेट में अगर कंपैरेटिव का है तो वो बता दीजिएगा। ऐसा ही है, फिर आपने बताना ये है कि किस टर्म्स पे दिया गया है, यानी उस पर इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि लोन है तो इंटरेस्ट भी चार्ज कर दोगे, अगर इंटरेस्ट फ्री है तो क्या है, इसके अगेंस्ट में आपने कोलेट्रल क्या लिया हुआ है, क्या गिरवी रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपने अंग्रेजी में लिख के देनी है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अगर कोई डाउटफुल है, यानी कोई शक है, तो उसको पे कंसिडर डाउटफुल में फेंक देना, मैंने आपको बताया। और फिर अगर कोई रिवर्सल है तो वही कहानी है कि रिवर्सल के बेसिस बताएंगे आप आगे। ये देखें मैंने आपको ये बताया था। फिर वो कहता है भाई स्पेसिफाई मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर फॉर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड एसोसिएटेड कंपनी अलॉन्ग विद द नेम्स, यानी किस किस से कितना कितना मैक्सिमम रिसीवेबल था,
फिर मैंने आपको बैलेंस शीट के अंदर बच्चों शेयर कैपिटल का नोट बनवाया था। सबसे पहले आप बताते हैं ऑथराइज कैपिटल। अच्छा, ऑथराइज कैपिटल में सबसे पहले आते हैं नंबर्स, फिर आप बताते हैं कि कितने रुपए का पार वैल्यू का एक शेयर। देखो ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और यहाँ पे क्या आ जाती है, अमाउंट आती है। ऑथराइज कैपिटल रिकॉर्डेड नहीं होता, पर ये प्रेजेंटेशन के लिए होता है। फिर हम आते हैं इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल पे। अच्छा बच्चों, जब मैं इशूड, सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल की बात करता हूँ, तो टोटल इशूड, सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल तीन चीज़ों का सम हो सकता है। या तो मैंने शेयर इशू किए हो, उससे मेरे पास क्या आया हो, कैश आया हो, या तो मैंने शेयर इशू किए हो, मुझे उसके अगेंस्ट में क्या मिला हो, सर मुझे उसके अगेंस्ट में पैसे नहीं मिले हो, बट इसके बरक्स जो मुझे मिला वो क्या मिला होगा जी, सर मुझे सिंपली लैंड या बिल्डिंग यानी अदर देन कैश कंसिडरेशन मिला हो। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने आपको ये सिखाया था इसके अंदर कि भाई आप शेयर इशू करते हैं बोनस की मद में भी, तो वो तीनों चीजें आपने ये बतानी है कि भाई आज तक जो आपने जितने भी शेयर इशू किए हैं और लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं, तो वो कितने कितने शेयर्स थे, उसका मोड क्या था, यानी ऑर्डिनरी शेयर ₹10 का था, क्या उसके अगेंस्ट में कैश मिला, क्या उसके अगेंस्ट में अदर देन कैश कंसिडरेशन मिली, या फुली पेड बोनस शेयर्स हैं। तो देखो आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, उसकी अमाउंट वहां आ जाएगी। जो अमाउंट आपके टोटल पेड अप शेयर कैपिटल से क्या करेगी, डिस्क्लोजर वाली अमाउंट टोटल बैलेंस शीट से मैच कर रही होगी। फिर वो एक और चीज कहता है कि अगर आपका जो शेयर इशू हुआ है वो अदर देन कैश कंसिडरेशन हुआ है, यानी नॉन कैश कंसिडरेशन पे हुआ, तो वो बताना लैंड बिल्डिंग व्हाटसोएवर इक्विपमेंट क्या था जिसके अगेंस्ट में आपने शेयर इशू किए हैं। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद फिर वो कहता ही है कि भाई आप रिजर्व्स का ब्रेकअप भी बताना है, आप कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व में ब्रेक कर देना। लेट्स से अगर आपने कोई जनरल रिजर्व बनाया हुआ था और आपका एक रिटेन अर्निंग है, तो आपने करना ये होता है कि आपने अपने रिटेन अर्निंग को भी रेवेन्यू रिजर्व कहना है, और उस रिटेन अर्निंग से निकाल निकाल के आपने एक जनरल रिजर्व बनाया था, ऐसे ही पैसे साइड में कर रहे थे, पर वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, उससे पैसा बांट सकते हैं आप, तो उसको भी रेवेन्यू रिजर्व के जुमरे में रहने देना। तो इन दोनों का सम यानी रिटेन अर्निंग इटसेल्फ, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, और जो जनरल रिजर्व तुमने बनाया था, उन दोनों का टोटल करके बैलेंस शीट पे ले जाना। किस नाम से ले जाओगे, सर आप उसको रेवेन्यू रिजर्व के नाम पे ले जाओगे। और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम हो गया, और आपने कोई एडवांस लिया हुआ है लोगों से, एडवांस अगेंस्ट इशुएंस ऑफ शेयर्स, तो वो भी कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। तो आपने करना ये नहीं है जैसे बैलेंस शीट में आप करते थे, क्योंकि कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है। कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई पाकिस्तान में रहते हुए कैपिटल वाली चीज़ों को अलग रखो और रेवेन्यू रिजर्व को अलग रखो, जिससे पैसा बांट सकते हो उसको अलग रखो, और जिससे पैसा नहीं बांट सकते उसको अलग रखो। आई होप दिस इज क्लियर। तो आपने कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व को ऐसे बांट के रखना है। क्लियर है जी। आगे फिर वो कहता है कि भाई अगर आपने किसी से लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया हुआ है, यानी भाई फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हैं, आपने बोला भाई मेरी शर्त ये है कि आपने डिपॉजिट रखवा दें, तो आप उसका पैसा कहीं गलत जगह यूज़ नहीं कर लें। इसके लिए कंपनीज एक्ट ने ये कहा कि भाई आपने उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए डिस्क्लोजर देना आपने कि ये जो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट मेरे पास आ रहा है, टेक्निकली वो मेरी लाइबिलिटीज में ही होगा ना, क्योंकि मेरा पैसा नहीं है, मुझे वापस करना है, तो कैश तो मेरा डेबिट हो गया होगा, और जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट आ रहा होगा वो क्रेडिट हुआ होगा। तो उसके लिए बता रहा होगा दिस रिप्रेजेंट्स सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव फ्रॉम डीलर्स विच बाय वर्च्यू ऑफ एग्रीमेंट आर इंटरेस्ट फ्री। These are repayable on cancellation of dealership contract with dealers and cannot be utilized for the purpose of business. These have been kept in separate bank account in accordance with the requirement of section 217 of the Companies Act 2017। यानी अगर कोई ऐसा डिपॉजिट है आपके पास, देखो वो क्या कर सकता है, बैलेंस शीट देगा या उसके रिलेटेड डिस्क्लोजर दे देगा, दो तीन बोलेगा बताओ क्या क्या गलतियां हैं, तो वो जो क्या क्या गलतियां हैं ना वो आपने पकड़नी है। और एक और चीज़ बता दूं, बैलेंस शीट में 4th शेड्यूल में तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स से जो मोटी मोटी चीज़ें वो बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स अलग से मुंह पे आते हैं बैलेंस शीट के, पहली चीज़। अनक्लेम डिविडेंड अलग से आते हैं। सही जी। अनक्लेम डिविडेंड मतलब कि भाई आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, डिविडेंड पेबल में भी आ गया, पर वो जो सामने वाले बंदे हैं उनका बैंक अकाउंट गलत दिया था उन्होंने, या व्हाट्सएवर कुछ भी, वो क्लेम करने नहीं आ रहे हैं, तो वो आपकी लायबिलिटी है। तो आपने उसको अलग से डिविडेंड पेबल को डेबिट करके अनक्लेम डिविडेंड को क्रेडिट करना है। यानी आपने तो बोल दिया भाई मैंने पे करना है, बट वो अनक्लेम डिविडेंड का मतलब है मैं पे करने को तैयार हूँ, सामने वाला रिसीव नहीं करने आया और उसका एड्रेस गलत है, डिविडेंड वारंट जा नहीं पा रहे हैं, तो इसके आप उसको क्या रखना है, अलग रखना है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद सर फिर वो कहता है कि भाई आपने कंटिजेंसी एंड कमिटमेंट, ये डिस्क्लोजर जो आता है वो आ सकता है, मतलब वैसे तो आज तक से वो क्या कहता है IAS 1037 के अंदर वो बोलता है भाई ये ऊपर इवेंट है, बताओ ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, प्रोविजन आएगा डिस्क्लोजर आएगा। वो ये भी तो कह सकता है
कि भाई आप उसका डिस्क्लोजर बना के दिखाएं कि एफएस में कैसे आएगा। मैं आपको सिर्फ एक सिंपल तरीका दिखाता हूँ। वही सिचुएशन पूरा केस आप बयान कर देना सवाल के अंदर कि भाई अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि भाई कोई ब्रीच ऑफ लॉ है, सही है, जो आपने ईयर एंड से पहले किया था, सही है जी, तो आप बोलेंगे कि भाई कंपनी हैड नॉट पेड टैक्स ऑन टाइम, सही है, तो फिर ड्यू टू दिस इस XYZ रीज़न की वजह से एफबीआर ने हमें नोटिस इशू किया है कि भाई आप हमें पैसे दें, सही है जी। तो क्योंकि ऐसी बात है, पास्ट इवेंट है, वी आर प्रेजेंटली ऑब्लाइज, ये पूरी कहानी कर करा के आपने एस्टिमेटेड अमाउंट बता देनी है। अच्छा, फिर यहाँ पे डिस्क्लोजर कब आएगा? देखो, अगर समझने की बात है ना, प्रोविजन हो गया तो डिस्क्लोजर नहीं आ सकता। एक बात तो तय, बच्चे तो कंफ्यूज क्या होता है, मैंने जानबूझ के ये क्यों कह रहा हूँ मैं तुम्हें, ताकि चीज़ें क्लियर रहे, विजन क्लियर है तुम्हारा। देखो, दो चीज़ें हैं, अगर चीज़ रिकॉर्ड हो चुकी है ना तो उसका डिस्क्लोजर नहीं आएगा। ऐसा भी हो सकता है एक केस ऐसा हो जिसमें पार्शली आपने रिकॉर्ड किया हो, पार्शली प्रोविजन किया हो, यानी लेट्स समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर केस चल रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, केस चल रहा है और मुझे एफबीआर ये कह रहा है या सेल्स टैक्स अथॉरिटीज़ ये कह रही है मुझे, यानी एसआर भी मुझे ये कह रहा है कि भाई आपने इतने पैसे पे करने हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं इतने हद तक मान रहा हूँ, मैंने इतना प्रोविजन कर लिया, बाकी पे मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, मैं केस फाइल कर रहा हूँ, तो जो बाकी अमाउंट है वो कंटिजेंसी है। तो वो कंटिजेंसी आपने यहाँ डिस्क्लोज करनी होती है, यानी रिकॉर्डेड अमाउंट कभी भी यहाँ नहीं आती। रिकॉर्ड हो गया तो हो गया ना, फिर वो कंटिजेंट नहीं है ना, वो आप रिकॉर्ड कर चुके हो। यानी कंटिजेंसी या डिस्क्लोजर कब आएगा? जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया हो, ये दोनों में फर्क है। तो ऐसा भी हो सकता है यार, वो आपको घुमाने के लिए बोले भाई डिस्क्लोजर भी बना के दो, सही है जी। तो आपको शुरू कहाँ से करना, भाई कंपनी डिफाइन कर रही है एक केस चाहिए जिसका सूट नंबर ये है, अमाउंट ये है, सही है, जो पेंडिंग है इस वाले XYZ कोड में, वो पूरी डिटेल आपको सवाल के अंदर देगा। और नहीं भी दे तो प्लीज़ हल्का फुल्का इस वर्ड को रीड करके ना अपने दिमाग में फिक्स कर लेना। और देखो, द मैनेजमेंट एंड लीगल एडवाइजर आर कॉन्फिडेंट इन द आउटकम ऑफ द केस वुड बी इन द कंपनीज फेवर एंड नो पेमेंट इन दिस रिगार्ड वुड बी रिक्वायर्ड, hence no provision there against has been made in these financial statements। अच्छा जी, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नो प्रोविजन हैज बीन मेड, यानी ये ऐसे केस की बात कर रहे हैं जिसमें एक रुपया भी तुमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंट फॉर नहीं किया। तो सर आपने फिर यहाँ पे रीजनेबल एस्टिमेट है तो आपने उसको रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? भाई देखो, रीजनेबल एस्टिमेट तो है बट प्रूवेबल आउटफ्लो भी तो होना चाहिए ना, चांसेस होने चाहिए 50% से ज़्यादा। तो देखो, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 5% ज़्यादा 50% तक है, तो मेरे ख्याल से तो ये तो अनलाइकली है ना, प्रोबेबल तो नहीं है, पॉसिबल है। तो मुझे एक बात बताओ, प्रोबेबल अगर हो तो मैं रिकॉर्ड करूंगा ना, अदरवाइज तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। देखो, हमने ये जार्गन्स याद रखना है, लाइकली हो, प्रोबेबल हो, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, पॉसिबल हो, अनलाइकली हो, आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, रिमोट होगा तो डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे। तो ये वो चीज़ बता रहा हूँ जो लिंक होके आ सकती है। क्लियर है जी? आगे फिर वो बोलता है भाई कमिटमेंट, यानी फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, आपने ये कहना है कि भाई मैंने एक बिल्डिंग बनवा रहा हूँ जितने मुझे फ्यूचर में इतने पे करने, भाई खर्चा हुआ तो नहीं ना, पर वो आपको कहता ये है कि भाई आप कमिटमेंट्स में वो अमाउंट्स बताएं, कमिटमेंट्स के अंदर वो अमाउंट्स बताएं जो आपको फ्यूचर में पे करनी है, जो कि अब तक इनकम नहीं हो, आपकी कमिटमेंट हो चुकी है। और जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट आ रहा है, एलसी खुलवाना। अच्छा, एलसी का मैंने आपको मतलब समझाया था। लेट से भाई मैं कोई बाहर से माल इंपोर्ट करवा रहा हूँ, तो सामने वाला बंदा मुझ पर थोड़ी ना भरोसा करेगा, वो बोलेगा भाई अब लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवा के दो बैंक से, बैंक मुझे गारंटी देगा, सही है, एक लेटर देगा क्रेडिट का कि हाँ भाई जैसे ही माल आएगा हम पैसे रिलीज कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, बैंक में अपना पैसा रिजर्व करवाते हैं, एक लेटर ऑफ क्रेडिट करवाते हैं, और लेटर ऑफ क्रेडिट बनवा के हम उसको बोलते हैं जैसे ही वो माल शिप पे चढ़ाएगा, सही है, मेरे पास आएगा तो ये बैंक उसके बैंक में सीधे सीधे पैसे ट्रांसफर कर देगा, मेरा फिर इसमें कोई अमल दखल नहीं होगा। हाँ, मेरा अमल दखल इस हद तक होगा कि भाई जब मैं उसको ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो उससे पहले मैं लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक से खुलवा के वो सारे डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद मैं शिपिंग डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहुँचा दूँ। ऐसा ही है, तो ये बात याद रखिएगा। फिर मैंने आपको पीएनएल के केस में सिखाया था टर्नओवर, बहुत सुकून से आपने लोकल सेल्स को और एक्सपोर्ट सेल्स को अलग बताना है, आपने ये भी अलग बताना है। प्लीज़ सुनिएगा बहुत फोकस के साथ यार। अगर मैं 100 रुपये की सेल कर रहा हूँ और आप 17 रुपये का सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे हैं, तो टेक्निकली आपकी जो कुल मिला के ग्रॉस सेल्स है वो 117 है, पर आप अपने फाइनेंशियल्स के अंदर 100 रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि इसकी एंट्री की बनती है अकाउंट रिसीवेबल 117 से डेबिट, सेल्स क्रेडिट 100 रुपये से, और 17 रुपये सेल्स टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट, क्योंकि वो आपके पैसे नहीं है, आप टेक्निकली इनडायरेक्ट टैक्स की मद में लोगों से पैसा कलेक्ट करके सामने गवर्नमेंट को दे रहे हैं, आप सिर्फ एक इंटरमीडियरी है, वो आपका पैसा नहीं है, तो आपकी उसकी सेल भी रिकॉर्ड नहीं होती। तो यहाँ पे ग्रॉस पे क्यों करेंगे? वो यही कहता है कि भाई प्रेजेंटेशन के लिए, ताकि एसआरबी को आसानी हो।
एसआर भी क्या करेगा, बोलेगा भाई टोटल सेल्स है, सही जी, बहुत सुकून से समझिए, एक्सपोर्ट सेल्स है। अच्छा टेक्निकली एक्सपोर्ट सेल्स पे जीरो रेटेड होता है तो उसके ऊपर कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता, तो वो आपको अकॉर्डिंगली सवाल में बता देगा। तो आपने प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना, वो बोलेगा भाई गलतियां निकालो ना, आपको पीएनएल देगा, बोलेगा ये पीछे नोट्स दिए हुए हैं। तो बेटा अगर गलतियां निकालनी है तो वो याद भी तो होना चाहिए ना। तो आपको क्या करना है, जो टोटल सेल्स आ रही होती है उसका ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप का होता है नोट्स में होता है। वो ब्रेकअप ये हो सकता है भाई एक्सपोर्ट सेल्स और लोकल सेल्स, लोकल सेल्स में जो आपके जितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो अलग अलग, यानी एक बात समझिएगा, आप उन गुड्स को अलग बताएंगे जो आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। आपने अगर ये मेरे साथ क्लासेस ली हैं तो आपको बखूबी याद होगा कि मैंने आपको लोकल सेल्स के अंदर लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को अलग बताया था, और आपने एज अ ट्रेडर जो सीधे सीधे बेचे हैं वो अलग बताया था, क्योंकि वो कहता है कि भाई आप अलग अलग बताएं क्या कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अलग हैं, सही है जी, और आपने जो एज अ ट्रेडर बेचे हैं वो अलग हैं। तो आपने एक्सपोर्ट सेल्स लोकल्स के दो ब्रेकअप आएंगे, सही है जी, आपकी टोटल सेल्स आ जाएगी, दिस सेल्स विल बी इंक्लूसिव ऑफ योर सेल्स टैक्स। फिर आप क्या करेंगे, इसमें से अपने ट्रेड डिस्काउंट्स को माइनस करेंगे, यानी ये ग्रॉस सेल्स है, डिस्काउंट्स और माइनस करने से पहले ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, यानी आप बोलेंगे भाई टोटल। अच्छा ये क्यों है, क्योंकि जिसने टैक्स का पेपर दिया उसको ये बात पता होगी कि जो इनवॉइस पे डिस्काउंट की अमाउंट आ रही होती है सेल्स टैक्स इनवॉइस के अंदर वही मानी जाती है, उसके अलावा मानी नहीं जाती। वरना जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो कहती हैं कि भाई मुझे तुमने सामने वाले से रिकवर नहीं किया, मेरी बला से आप मुझे टैक्स पूरी अमाउंट पे दें। तो इसलिए कहा गया बेटा कि आप इंसान का बच्चा बन के इसको डिस्क्लोज भी करें। तो ग्रॉस सेल्स ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद जो अमाउंट आएगी उस पर सेल्स टैक्स लगेगा और वो ऊपर ऑलरेडी शामिल होगा, आपने उसमें से क्या करना है, इसको हटा देना है। आपकी नेट सेल्स आ गई जो कि कहाँ चली जाएगी, पीएनएल में। तो वो आपको गलतियां निकालने को बोले तो आपको ऐसे ही उसको आइडेंटिफाई करना, अपने खाली एक्सप्लेन करना है कि भाई इसमें ये नहीं हुआ हुआ, क्लियर है। आगे फिर वो कहता है पीएनएल के अंदर आपके एडमिन एक्सपेंसेस जो टोटल आ रहे होते हैं उसके अंदर एक ऑडिटर की रेम्यूनरेशन भी होती है। तो मैं यूं आपको बता देता हूं, देखो ऑडिटर मल्टीपल सर्विसेज है, टैक्स की सर्विसेज भी देता है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की यानी सीसीजी से कंप्लायंस का सर्टिफिकेट जो है वेरीफाई करके देता है कि भाई वो बोलता है हाँ भाई हमने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो कंपनीज एक्ट का है उससे हमने कंप्लाई किया, ऐसा ही है। कंपनी बोलती है हम उसको रिव्यू रिपोर्ट देते हैं, कि हम रिव्यू करते हैं हाँ भाई इसने इसको कंप्लाई किया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे सुनिएगा, फिर हम हाफ ईयर ऑडिट करते हैं 6 महीने वाला, हम टैक्स की सर्विसेज देते हैं, हम जो है इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज देते हैं। तो कहने का मकसद ये, वो कहता ये है कि भाई आपने जितनी मद में जितनी जितनी फीस चार्ज की है आप हर वो चीज़ का ब्रेकअप बताएंगे। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं 20 मिलियन चार्ज कर रहा हूँ क्लाइंट से, तो 20 के 20 मिलियन का ब्रेकअप बताएंगे किस किस मद में चार्ज की है। ये देखें ये रहा, टैक्स सर्विसेज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, ये सारी कुछ चीज़ें मिला के आपके पास 6.82 मिलियन का रेवेन्यू एक्सपेंस आ रहा है, जो कि फर्म के लिए क्या है, रेवेन्यू है। आगे फिर आपने पास पेपर में ये खानदानी सवाल देखा होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव्स डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स का आपने अलग से यहाँ पे बताना है कि आपके टोटल एक्सपेंसेस के अंदर इन चुरंगियों को कितने पैसे दिए गए। तो क्या हम ये कह सकते हैं, इसको शुरुआत यहाँ से करेंगे, द एग्रीगेट अमाउंट चार्ज इन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी एडमिन वगैरह में हर जगह होगा इनके पैसे चार्ज हो चुके होंगे बच्चों, इनके पैसे चार्ज हो चुके होंगे, पर यहाँ पे मैं सिर्फ डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि टोटल एक्सपेंसेस में से इन लोगों को इस मद में इतने इतने पैसे मिले हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरी एडमिन के अंदर या सेलिंग के अंदर जो सैलरीज चार्ज हुई हुई होंगी उसके अंदर मेरे जो की मैनेजमेंट पर्सनल है ये वाले रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स चीफ एग्जीक्यूटिव्स और एग्जीक्यूटिव्स पूरे फाइनेंशियल में इनकी सैलरीज, इनके बेनिफिट्स, इनके प्रोविडेंट फंड के एक्सपेंस, इनकी ग्रेचुटी के एक्सपेंस, इनका कार अलाउंस, इनका फ्यूल अलाउंस सब चार्ज हुआ होगा ना। तो मैं कह रहा हूँ आप इसका अलग से नोट देते हैं जिसमें आप बताते हैं कि मैंने इन इन लोगों का रेम्यूनरेशन कितनी दी, क्योंकि शेयर होल्डर का पैसा होता है और शेयर होल्डर को ये पता होना चाहिए कि कंपनी के जो दो चार्ट विद गवर्नेंस जो की इंप्लॉइज हैं उनको कितना पैसा दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि शेयर होल्डर का पैसा सब इनको ही दिया जा रहा है, तो शेयर होल्डर क्या करेगा, तो ये क्वेश्चन उठ सकता है। तो इसलिए इसके ऊपर बड़े तरीके से आपको डिस्क्लोजर देना होता है, ये बहुत ही अहम होता है। सुनिएगा ये चीज़ इधर, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने सबसे पहले हेडिंग डालनी है रेम्यूनरेशन और चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव, यानी यहाँ पे 3 लोगों को बताना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव। अच्छा बाय डिफॉल्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है सीईओ वो भी डीम डायरेक्टर होता है, बस क्योंकि उसकी पोजीशन सीईओ वाली है तो सीईओ को अलग से बताते हैं, डायरेक्टर्स को अलग से बताते हैं और एग्जीक्यूटिव्स को अलग से बताते हैं। फिर हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई इन रिस्पेक्ट ऑफ रेम्यूनरेशन जो कि इस फाइनेंशियल्स में चार्ज हुआ हुआ है, देखो सेलिंग एडमिन कॉस्ट ऑफ सेल्स हर जगह चार्ज हो चुका होगा, जो जो बंदा जहाँ काम करता है जिसके लिए करता है
उसकी सैलरी अपोर्शन होकर वहाँ चार्ज हो चुकी होगी, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी जो होता है ना, जो आप कैलकुलेट करते हैं नोट्स में, वो भी उसका भी ब्रेकअप होता है, कुछ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, कुछ सेलिंग में, कुछ एडमिन में, और वो किस बेसिस पे जाता है, वो किस बेसिस पे जाता है, वो जानिए इस बेसिस पे जाता है कि वो देखते ही हैं कि भाई इसमें से कितना प्रोपोर्शन जो ऐसी कार्स हैं, सही है जी, जो मैन्युफैक्चरिंग वाले यूज़ करते हैं तो उसका पूरा डेप्रिसिएशन कहाँ चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और जो ऐसी कार्स हैं जो कि सेलिंग वाले यूज़ करते हैं तो वहाँ चला जाएगा। तो सेम इज द केस विद दीज एम्प्लॉयज़ ना, कि जो बंदा जहाँ जिस जिस सेगमेंट में काम करता है उसकी सैलरी वहाँ जानी चाहिए। और अगर डायरेक्टर्स हैं तो डायरेक्टर्स जितना टाइम जहाँ लगाते हैं तो उसके हिसाब से उसकी अपोर्शनमेंट होती है, और वो कंपनी के पास ट्रेंड के बेसिस पे होती है। आई होप दिस इज क्लियर, आगे सुनिएगा। और जनरली डायरेक्टर्स की तो सारी की सारी एडमिन में जारी होती है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे होते हैं, ऐसा ही है, आगे सुनिएगा। फिर एग्जीक्यूटिव्स कौन है सर, मैंने आपको बताया था इनकी सैलरी पूरे साल में 1.2 मिलियन से ज़्यादा हो। एक और चीज़ सुने, फिर हमने यहाँ पे बताना है कि भाई मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कितनी है, यानी उनकी एक्चुअल सैलरी कितनी है, बेसिक उसका हाउस एंड अलाउंस कितना है, यूटिलिटी, फ्यूल, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, बोनस और अदर रिवॉर्ड्स कितने हैं। तो आपने प्लीज़ ये याद कर लेना है, जो मैंने आपको अपनी बुक में दिया हुआ है ये याद करना है। मैं इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा आपको, क्योंकि मिसिंग चीज़ तो तब निकालोगे ना जब याद होगा। फिर आपने नीचे बता भी देना है कि भाई ये नंबर ऑफ पर्सनस कितने हैं, कि भाई अगर ये सैलरीज आ रही है सर, ये नंबर बताने का क्यों कहा, वैसे ही लॉजिक के लिए बता रहा हूँ। नंबर बताने का बच्चों इसलिए कहा गया क्योंकि हम ये भी तो देखें भाई ऐसे कितने लोग हैं, इतने आपने इतनी, अगर फॉर एग्जांपल एक लार्ज साइज कंपनी अभी ही बनी है और उसमें कोई ऐसे बंदे हैं जो 1.2 मिलियन से ज़्यादा वाले हैं पूरे साल वाले, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 100 बंदे आ रहे हैं। मैंने कहा भाई ऐसा क्या काम करवा रहे हो तुम, इतने सारे एग्जीक्यूटिव रख लिए। तो इसीलिए यहाँ पे हमें बताना होता है कि वो जो की मैनेजमेंट पर्सनल होते हैं, सही है जी, जो कि कंपनी को अच्छे से चला रहे होते हैं, जो की एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनके लिए डिस्क्लोजर बनाया जाता है कि उनके ऊपर कितना खर्च हुआ पूरे साल में। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसके बाद अगर आपने उनको कोई मोटर व्हीकल दी हुई है तो उसकी भी वैल्यू बतानी है। तो सर ये जो 8.4 मिलियन आ रही है, सही है, चीफ एग्जीक्यूटिव तो एक ही है ना, उसको एक ही दी हुई है। ये जो 32 मिलियन आ रही है वो 7 डायरेक्टर्स को दी हुई है, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं इनको 50 मिलियन, ये 17 में बढ़ेगी वैल्यू। तो हमने यहाँ पे टोटलिटी जो है इसको टोटलिटी में बताया है। और एक और चीज़, फिर मैंने आपको बताया था डोनेशन का केस। डोनेशन के केस में ये होता है कि भाई अगर हमने डोनेशन दिया है तो किसको दिया है, क्या वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी या नहीं थी, क्या उसके अंदर कोई डायरेक्टर का इंटरेस्ट था या नहीं था, वो भी बताया था। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। और ये है आपके लिए एक IAS 1 की समरी, जिसको आप सुन के एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं, जिससे आपका IAS 1 थॉरली पूरा क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। जज़ाकल्लाह।